हेलो दोस्तों, लर्निंग विथ अनूप में आपका स्वागत है। आइए सीखते हैं हाई स्कूल के 9th क्लास के एसएसटी के पेपर के बारे में। थोड़ा सा सॉल्यूशन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है इसमें आप लोगों का जो होगा। तो आइए देखते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बड़ा। तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। ये है आपके पास जो सत्र 2022-23 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए है, जो सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र के लिए बनाया गया है, जिसमें से आप लोगों को मैं पहले से निर्देशित कर चुका हूं। इस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये पूर्णांक होता है आप लोगों का, वो कितने मार्क्स का होता है? 17। तो इससे देखिए, जो आपका समय दिया होगा वो समय 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो कि मैं अदर्स सारे वीडियो जो मैंने एसएसटी, मैथ और इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट के जो वीडियोस बनाए हैं उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन पे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके डायरेक्टली हम लोग किस पर आते हैं? क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर के आपके होते हैं उस पर आते हैं, जो खंड आ में दिए जाएंगे। 20 अंक निर्धारित हैं, उसके लिए आपको 20 अंक मिलेगा। तो आइए देखते हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं, जैसे दिया है पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो 1815 में वियना जो संधि हुआ था उससे संबंधित, तो सबसे पहले आप ऑप्शन जान लीजिए कि जियुसेपी मैत्सनी थे। कौन थे? जियुसेपी मैत्सनी थे। उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट जो ये थे, तो मुख्य भूमिका में जो आए थे वो कौन थे? नेपोलियन। कौन थे? नेपोलियन। लेकिन जैसे जो जियुसेपी मैत्सनी थे, इन्होंने क्या किया था? वहाँ के मानचित्र में कुछ परिवर्तन कर दिया था। तो उस परिवर्तन को सुधारने के लिए इन्होंने, नेपोलियन ने क्या किया था? वर्क किया था। तो इसलिए वियना संधि से संबंधित जो मैटर आएगा वो नेपोलियन ने उस पर सुधार किया था, और जो गड़बड़ी की थी वो किसने किया था? जियुसेपी मैत्सनी ने। तो जब पूछेगा कि मानचित्र में परिवर्तन किसने किया था, तो जियुसेपी मैत्सनी ने, और जो संधि हुई थी उसमें उन्होंने जो करेक्शन करवाया था वो नेपोलियन ने। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा सही होगा? नेपोलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपोलियन हो जाएगा। अगला क्या है? सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो सत्ता के जो साझेदारी होती है वो बेल्जियम के लिए, तो दिया है सभी जातीय समूहों उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जातीय समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तो सत्ता की जो साझेदारी थी उसमें जो संप्रदाय थे उनको कैसे दिया गया? जो समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इसलिए बेल्जियम का जो साझेदारी वाला बेल्जियम मॉडल जो तैयार हुआ था उसमें संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा आप लोगों का, 1928 से 1930 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? ध्यान दीजिए, महामंदी के कारण। किसके कारण? महामंदी। आप लोगों को बताया गया था क्लास में पढ़ाते समय कि महामंदी क्यों आई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के बाद तक चलने के बाद विश्व में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में महामंदी आ गई थी। तो महामंदी आ जाने के कारण विश्व की प्रोडक्शन की मांगे घट गई। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? इसकी कीमतों में गिरावट आई, और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आया था वो किस पर आया था? गेहूं पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? गेहूं पर। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाया गया था। अगला है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कौन सा है? ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आप देखिए, ब्रेटन वुड्स पहले नंबर तो जान लीजिए कहाँ पर स्थित है। ये अमेरिका में स्थित है, और अमेरिका में स्थित होने के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाया गया था IMF, जिसका फुल फॉर्म है, यहाँ स्क्रीन पर तो नहीं लिखा जा सकता लेकिन जान लीजिए, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। और IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए इसको बोला गया था इसका। तो ये 1944 में इन दोनों का जो हुआ था, गठन हुआ था, और यही ब्रेटन वुड्स समझौता था। यानी कुल मिला जुला के विश्व बैंक की स्थापना। क्या? वर्ल्ड बैंक का स्थापना।
मिला जुला के सारी चीज़ें जो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था वो वर्ल्ड बैंक की स्थापना को लेकर था, जिसमें सबसे पहले IMF फिर IBRD और इन्हीं दोनों का कम्बिनेशन जो हुआ वो बाद में विश्व बैंक उभर कर आया, जिसको 1945 से कार्यभार सौंपा गया। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945, IMF और IBRD 1944। और ध्यान रखिएगा कि जो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित पूछ सकता है। यह पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कृपया ध्यान से पढ़िए, कोई भी टॉपिक इससे मिस नहीं होगा। तो ये गारंटी है कि 20 का 20 आप सही करके आएंगे, इसलिए ध्यान देकर पढ़िएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अगला, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा लक्षण ऐसा है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो आप देखेंगे कि जो है कठोर संविधान, पहला आया आपका कौन सा? कठोर संविधान आया। दूसरा शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तीसरा आया, चौथा आया सर्वोच्च न्यायालय। इसमें से आप पहले पढ़िए, लक्षण नहीं है तो लक्षण सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय हमेशा कैसा होता है? फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का आया, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? समाज को विभाजित करने का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसमें तो आपका आंसर सही होगा सा, आ और बा दोनों सही हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि समाज को विभाजित करने का मुख्य कारण जो होता है वो कौन सा होता है? धर्म। क्या होता है? धर्म। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारण होता है वो धर्म होता है, लेकिन उसका एक कारण और भी है जिसे भाषा कहते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही है। लेकिन यदि ऐसे पूछता है कि मुख्य कारण क्या है तो वो धर्म है, क्योंकि धर्म के नाम पर लोग क्या करते हैं? समाज को विभाजित कर देते हैं। भाषा के आधार पर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का सिर्फ एक राज्य आंध्र प्रदेश था। बाद में और सारे राज्यों को क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया गया था। लेकिन भाषा बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका नहीं लेती है, लेकिन मुख्य नहीं लेती, इसलिए इसको सेकेंडरी दिया गया। चूँकि दिया है तो ऑप्शन में ये भी सही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? आप जानिए, लैंगिक विभाजन मीन्स लैंगिक जैसे ही शब्द जुड़ गया, आप ये पहले फील करिए कि पुरुष और स्त्री की तुलना, जैसे ही लैंगिकता आ गया वैसे ही आप जान लीजिए कि पुरुष और स्त्री की तुलना की गई। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें दिया क्या है? समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता की भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब कह रहा है जब लैंगिक विभाजन की ही बात की गई तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपको मिलेगा, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। असमान भूमिका है, यही समाज को क्या लैंगिक विभाजन माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे के क्वेश्चन के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ होगा? बहुत बार आप लोगों को बताया था, फोर्सली बोला था कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो शुरुआत हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। और अगर मतलब महाद्वीप वाइज देखा जाए तो सबसे पहले किस में हुआ था? यूरोप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूरोप में। इस चीज़ को ध्यान देते रहिएगा, हो सकता है इसमें से या इसमें से कोई एक फंसे कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। जब देश पूछेगा तो फ्रांस, और जब पूछेगा कहाँ से शुरू हुआ तो यूरोप से हुआ। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, नहीं तो ऑप्शन में बहुत सारे देश दिए रहेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? सबसे खतरनाक दुश्मन जो थे वो कौन थे? डी, जोसेफ मैथ्यनी थे। कौन थे? जोसेफ मैथ्यनी थे। ओके, अगला देखेंगे हम, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतलब लोकतांत्रिक मीन्स जहाँ पर लोगों का तंत्र हो, मतलब लोग अपने आप शासन करते हो, वही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। इसमें दिया है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। आ एवं बा दोनों सही है। आप जान ही रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों की समानता को दोनों को बढ़ावा देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? आप लोगों को पता है मृदा जैव प्रकार का कैसा है? संसाधन है। इसमें बहुत ज़्यादा मृदा के बारे में नहीं बताना है, ध्यान दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है,
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण, संकुचन मीन्स होता है निम्नीकरण, क्या होता है, निम्नीकरण, पढ़ाए होंगे। तो निम्नीकरण मीन्स भूमि का मतलब क्या हो जाना, कम हो जाना। इसका रीजन ये था अधिक से अधिक सिंचाई, क्या था, सिंचाई के कारण क्या हो गया था, अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो गया और इससे भूमि अनुपजाऊ होती चली गई। ठीक, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। भारत के किस राज्य में की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, सबसे ज़्यादा जो शिशु मृत्यु दर है वो भारत के किस राज्य में कम है, वो केरल राज्य होगा जिसमें शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सामाजिक और निजी क्षेत्र को आप एक ही आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, उद्गम एवं स्वामित्व के आधार पर। किस पर, उद्गम एवं स्वामित्व के आधार पर। क्यों, क्योंकि देखिए वर्क तो दोनों ही मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में ही करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र मीन्स जैसे अगर जो भी क्षेत्र पब्लिक के लिए मतलब आम पब्लिक के लिए यूज के लिए है वह सार्वजनिक क्षेत्र ही कहलाता है। लेकिन जब स्वामित्व एवं उद्गम के आधार पर छांटेंगे तब आप ओरिजिनल जो सार्वजनिक क्षेत्र होगा उसको आप डिफाइन कर पाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अब जैसे जो पहले जान लीजिए कि जो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र हैं वो हैं क्या। तो जैसे जो क्षेत्र सरकार द्वारा चलाई जाती है उसे कैसा क्षेत्र कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र कहेंगे। और जो किसी प्राइवेट कंपनी या किसी ऐसे व्यक्ति मतलब निजी व्यक्ति के हाथ में देकर चलाई जाती है उसे कहते हैं निजी क्षेत्र। ये कार्य दोनों सार्वजनिक क्षेत्र में करते हैं, लेकिन सार्वजनिक मीन्स सरकार द्वारा संचालित और निजी क्षेत्र मीन्स किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्थान को दिया गया वर्क, सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किया गया कार्य। ठीक, तो इसमें अब हम देखेंगे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे आप हॉस्पिटल देख लीजिए, तो हॉस्पिटल जैसे आपके दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे मतलब हॉस्पिटल हो चाहे वो मतलब निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, दोनों सार्वजनिक क्षेत्र से ही हैं। लेकिन सार्वजनिक जो होता है वो सरकारी हॉस्पिटल होता है और निजी क्षेत्र का जो होता है वो प्राइवेट। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो जो सरकार द्वारा चलाई जाती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र, जो निजी सेक्टर द्वारा चलाई जाती है वो निजी क्षेत्र। ओके, अगला, भू क्षरण से आप क्या समझते हैं? साफ साफ जान लीजिए, जब भू का क्षरण होगा तो भूमि कैसी हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि भू क्षरण से ही भूमि क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। और निम्नीकरण भी इसी से होता है, क्योंकि अधिक से अधिक सिंचाई या जैसे भू क्षरण का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। भू क्षरण कैसे कहते हैं? भू क्षरण मुख्यतः 4 प्रकार से होती है, हवा द्वारा, जल द्वारा और किसके द्वारा, तमाम सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से होता है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, बस इतना जानिए। आगे देखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों को सिखाना भी है इतने में। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? जो गोंडवाना क्रम का आप लोगों ने भारत में देखा होगा, ये वाला पार्ट, भारत का ये वाला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा बहुत ध्यान से। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका से कट के आया था, इसी भाग को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। किसको कहते हैं? यही है हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक, तो गोंडवाना लैंड में अब ध्यान दीजिए, कोयला पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है गोंडवाना। तो अब देखिए, ये दामोदर घाटी, महानदी, चंबल, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जबकि सोन नदी या सोन घाटी, घाटी जहाँ होगी वहीं नदी होगी, तो इसलिए सोन ऑप्शन इसमें से सही होगा, क्योंकि ये नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? गोंडवाना कोयला का जमाव यहाँ पर नहीं पाया जाता। अगला देखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या है? आप जानते हैं, जिस मजदूर के पास भूमि नहीं है उसको अधिक से अधिक मजदूरी दिया जाए, तभी ही उसका विकास या लक्ष्य संभव है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसमें कुछ बताना नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को पढ़ाया गया था ये चीज़ें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्ष्य नहीं है? तो आप ध्यान से देखिए कि व्यापार अवरोधकों का जो लक्ष्य नहीं होता, विश्व व्यापार संगठन अवरोधकों को बढ़ावा नहीं देता। जो विश्व व्यापार संगठन है वो क्या करता है? अवरोधका नहीं उत्पन्न करता। ठीक, अगला हो जाएगा 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो हमें मिलना क्या चाहिए? गैर परंपरागत खोजना है। अब गैर परंपरागत हमारे में क्या आते हैं? कोयला और भूतापीय। ठीक, कोयला और भूतापीय। ठीक, तो इसमें से हो जाएगा आ एवं बा दोनों। ठीक, ओके। वैश्वीकरण का
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप साफ साफ जान लीजिए, उसमें कुछ नहीं बताना है कि जो ऑप्शन नंबर द होगा उपरोक्त सभी सही होगा इसका, क्योंकि वैश्वीकरण में सभी चीज़ें क्या हैं? अलाउ हैं। क्या हैं? अलाउ हैं। वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या हो जाता है? सारे चीज़ें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश की वृद्धि होती है, व्यापार में अधिकांश भाग नियंत्रण हो जाता है और लोगों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। ये चीज़ें आप लोगों को ये समझ में तो आइए देखते हैं कि हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन हल कर चुके हैं ऊपर। अब खंड बाकी बारी है जो वर्णात्मक है। उत्तर लगभग 80 शब्दों में ही देना है। ध्यान दीजिए, मैं बार बार इस चीज़ को आप लोगों को बता रहा हूँ कि उत्तर लगभग 80 वर्ड में दीजिए, या इंग्लिश में बताया था तो 60 से 80 के बीच बताया था। इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना बड़ा लिखेंगे आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। इसलिए कोशिश करिए कि कंपैक्ट लिखिए, जितना शब्दों में वो बोला है अप्रॉक्स उतना ही शब्द होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों का समीक्षा कीजिए, या अथवा दोनों में से एक करना है। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं बेटा, इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो कि जो अथवा करके देना होता है इन दोनों क्वेश्चनों में से एक ही किया जाता है। ये मैं आपको पहले जब प्रैक्टिस करवा रहा था उसमें भी मैं बता रहा था कि या अथवा मीन्स या होता है, या तो इसको करिए या तो इसको करिए। तो देखिए क्वेश्चन दोनों घुमा फिरा के, ये पहला क्वेश्चन जो मिला है वो घुमा फिरा के आप लोगों को क्या कह रहा है? एक ही क्वेश्चन का चर्चा कर रहा है। कितने का? दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा इसी में है, और सारे अथवा वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज करता है। चूँकि इसमें यही हो गया, क्योंकि इसमें कहा देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अगला क्या है? 1928 से 34 के मध्य होने वाले महामंदी का आर्थिक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। कि जो 1928 से 30 के मध्य जो आर्थिक अर्थव्यवस्था हुई थी वो भी प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा ही हुई थी, और यहाँ भी कहा है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अब आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध तो हमने पढ़ाया ही है, यदि नहीं पढ़ाया है तो आप बुक में देखिए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करें। लेकिन छोटा मोटा एक बार जान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर 18 तक हुई थी, और वही जब 18 युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद धीरे धीरे महामंदी आई, और ऐसी महामंदी आई जो पूरे विश्व में फैल गई। इससे जो हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था पर या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर 50% मतलब 50% की गिरावट दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन दूसरा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 60 वर्ड में आप कंपैक्ट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। भैया देखिए, सत्ता की जो साझेदारी होती है वो हमने बताया था कि सत्ता की साझेदारी, सत्ता मतलब जो केंद्र में व्यवस्थाएं हैं उसकी साझेदारी कैसी की जाए, तो बताया था 3 प्रकार से इसको विभाजित कर दिया जाता है, हर अलग अलग स्तरों पर किया जाता है। आप इसको पढ़ लीजिए, और इस कथन की विवेचना, जो तीनों कथन 3 आधार पर किया जाता है, तीनों कथन का विवेचना कीजिए। आपके 4 नंबर रखे हुए हैं। क्वेश्चन अगला, अथवा अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसमें से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जात की भूमिका की विवेचना कीजिए। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको यही है कि आप ये कर सकते हैं। इसमें कह रहा है जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति। ध्यान दीजिए, जाति में राजनीति, जैसे जाति में राजनीति, एक जाति राजनीति, कई जातियां मिलकर राजनीति कर सकते हैं। ठीक, इस चीज़ पर देखिए, कोई जाति जो होती है वो पुलिस भी होती है, मतलब राजनेता भी होता है, सब कुछ होते हैं। ठीक, और कह रहा है राजनीति एवं राजनीति में जाति। अब राजनीति में, जैसे जब राजनीति में आप स्पेशल राजनीति में जाएंगे तब जाति का महत्व हो जाएगा। जैसे देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कई राज्यों में कई दलों के लोग पाए जाते हैं, तो रीजन क्या है? अपने अलग अलग जातियों ने अलग अलग दल बना रखा है, इससे चुनाव जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब होती है। रीजन ये है कि अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग समाज के लोग अलग अलग जगहों से सेलेक्ट होके आते हैं। तो जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। अब जाति में राजनीति मीन्स कोई भी जाति का व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। अगला, राजनीति में जाति, जब राजनीति में जातिवादिता जुड़ जाती है तो अलग अलग क्षेत्रों से जाति, जो जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जातियों के प्रतिनिधित्व वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे, निधि वहाँ निधित्व करेंगे, तो इससे अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये हो जाएगा जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण। आप देखिए, चाहे इसको करिए, आपको पढ़ाया गया है स्पष्ट, आप जाके देख लीजिए। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा सब कुछ पढ़ाया गया है। नहीं पढ़ाया गया है तो आप जाके बुक में देख लीजिए। जिन बच्चों को नहीं पढ़ाया गया है, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं,
उनको ज़रूर पढ़ाया गया है। अगला देखिए क्या है, परिवहन तथा संचार। ये देखिए, अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ये दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना होता है, चाहे आप उसको करें चाहे इसको करें। तो परिवहन तथा संचार के संसाधन किसी भी देश में की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? आप जानते ही हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि परिवहन ना हो किसी देश में तो जितने भी प्रोडक्शन होंगे, उसका जो माल ढुलाई होता है, इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे अहम भूत संसाधन होते हैं, अहम रोल में परिवहन संसाधन तथा दूर संचार। क्यों? क्योंकि दूर संचार पहले के सिस्टम से अब बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है और सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सब जीवन रेखाएं इसीलिए कही जाती हैं। आप बुक से जाके इसको देख के बढ़िया से पढ़ के कल आप एग्ज़ाम में आइए। हो सकता है संभवतः ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाएं, क्योंकि ये अनुमानित क्वेश्चनों को लेकर बनाया गया है जो आपके बुक में पूछे जाते हैं प्रॉपर। तो कृपया करके इसको बहुत डीपली पढ़ के आएँ, अन्यथा आपका नुकसान होगा। जाके पछताने से बेटर है कि आप पढ़ के आएँ। ओके, अगला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में जब संसाधन पढ़ा रहे थे तो बताया गया था। अगला देखिए, अथवा अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। सबसे आसान सा क्वेश्चन यही है आपके। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना मीन्स अच्छा बाजार कैसे बनाया जा सकता है। तो अच्छा बाजार सबसे ज़्यादा बनाया जा सकता है उसको नियमित तौर से रूल बना के, उसके साथ जो वस्तुओं का लागत है उसके लागत मूल्य को निर्धारित करके। ऐसे सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको पढ़ा रखे हैं, या जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बुक में ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि यह आपके काम का है। अगला देखिए क्या कह रहा है, वर्णनात्मक 2 मतलब अब आया विस्तृत आंसर इसको बोलते हैं। तो उत्तर लगभग कितने शब्दों में देना है? 150 शब्दों में देना है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, दिया है सबसे आसान सा क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था? देखिए 2 क्वेश्चन है, इस पे 2 मार्क्स अलग अलग तरीके से दिए हैं। पहले वाले पर 4 नंबर, दूसरे वाले पे 2 नंबर। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? तो असहयोग आंदोलन क्यों चलाए गए थे आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया भी था। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 से शुरू किया गया था। बीच बीच में इसको स्थगित भी किए गए थे, बहुत सारे दिक्कतें आई थी, इसलिए असहयोग आंदोलन के पढ़ के आइए। और अगला देखिए, इन्होंने इसे स्थगित क्यों किया था आप लोगों को पता है कि बताया गया था चौरी चौरा नामक कांड 1900 कब हुआ था? 22 में। कब हुआ था? 1922 में चौरी चौरा कांड नामक। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसी वजह से असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड में जो कांड हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था, और इसमें से मतलब पुलिस वालों को एक चौकी के अंदर भरकर आग लगा दिया गया था, जिसमें बहुत सारे पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसी प्रकार से दिया है अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, लोकतांत्रिक सुधार का अर्थ क्या है, मतलब क्या अर्थ है? इसके द्वारा उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो लोकतंत्र में कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उनके कार्डों का उल्लेख आप कर सकते हैं। वैध शासन क्या है, लोकतांत्रिक किस प्रकार उत्तरदायी है, ये आप लोग पढ़ के आइए। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बहुत ज़्यादा समय देंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपके बुक में है। गूगल सर्च करके कैसे भी करके आप पढ़ के आएँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिए। अगला है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण पर कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। आप लोगों को पता है कि वैश्वीकरण से कृषि जो उत्पाद है वो बढ़ गया है, क्योंकि वैश्वीकरण से क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर दिया जाता है और उसे विश्व स्तर पर ले जाके रखा जा सकता है, जिससे सभी देशों में हमारे वस्तु का जो प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में वो पूरे विश्व में जाए और उसका एक रेट निर्धारित हो, जैसे हर देश में फिक्स रहे कि इस देश में हमें इतने ही प्राइस पर बेचना है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, इस वीडियो को जरूर पढ़ते रहिए। अगला है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव से भी शिकार हैं क्या? आप इस पर मतलब ध्यान दीजिए, इन सब क्वेश्चनों विस्तृत क्वेश्चन है, इस पर हमसे ज़्यादा टाइम मत लीजिए, पढ़ के आइए, आप लोगों के काम का होगा। अगला देखिए मैप, जो मैं बार बार आप लोगों को सूचित करता था कि मैप प्लीज़ पढ़ के आइए आप लोग। देखिए कह रहा वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लोग जानते हैं पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पहला तो आपको उसका आंसर लिखने के लिए आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर आपको उसमें दर्शाने के लिए मिलेगा।
तो आप लोगों को मैप में कहाँ बताया गया था, जो पंजाब वाला एरिया है मैप का, पंजाब में हुआ था ना, पंजाब के अमृतसर में आप कहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक, अगला, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, आप लोगों को पता होगा ये वाला पार्ट है गुजरात, इसमें पड़ता है अहमदाबाद, वहीं से उन्होंने क्या बनाया था, नमक कानून बनाया था और नमक के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक, अगला है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। भैया बताइए कि नील की खेती आपके कहाँ पर हुई थी, कितने लोगों को पता है? हाँ, तो ध्यान दीजिए कि नील की का क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ नील की खेती, तो आप लोगों को पता है कि कहाँ पर हुई थी नील की खेती, चंपारण। कहाँ पर हुई थी? चंपारण, बिहार में हुआ था। आप बिहार का मैप निकालिएगा, इसे जहाँ भी बिहार होगा, मान लो इसे में, यहाँ उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में ही यही बिहार पड़ेगा, आप कहीं भी दर्शा देंगे आपको मान्य हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, एक नंबर उसका आंसर लिखने, आधा नंबर उसका आंसर लिखने के लिए और आधा नंबर मैप में दर्शाने के लिए आपको दिए जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अगला है वह स्थान जहाँ सूती वस्त्र मिल श्रमिकों ने, कहाँ था वह स्थान जहाँ मिल श्रमिक, गांधी जी का प्रथम 3 आंदोलन लगातार आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान दीजिए, ये भी कहाँ पर था, अहमदाबाद मिल मजदूर, 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ओके, अगला हो जाएगा वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नहीं, लाला लाजपत राय ने की थी। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक, और लाला लाजपत राय ने तो की थी, लेकिन किस पर की थी? असहयोग आंदोलन से संबंधित थी। यह असहयोग को, मतलब उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा था, इसीलिए किसी को नहीं पता रहता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, कोलकाता में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन पर चर्चा हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। कौन? लाला लाज, ध्यान दीजिएगा, बार बार नहीं लिखेंगे, अब आप लोग सुन लिए हैं तो लिखते रहिएगा। और नीचे दिया है देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, अगला जो दिया है ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, ऊपर वाला जो है वो आपके लिए है, ये चीज़ें आपके लिए हैं, और जस्ट नीचे वाला दृष्टिबाधित, जिनको दिखाई नहीं देता। तो इसमें दोनों सेम क्वेश्चन है, बस टाइमिंग का फ़र्क है, क्योंकि इनको मैप में नहीं दर्शाना है, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन बना दिए गए हैं, इनको सिर्फ राइटिंग लिखना है, आपको मैप पे दर्शाना होगा। तो धन्यवाद, अब यह वीडियो आपका समाप्त हुआ। कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, यही हमारा, आप फीस समझ लीजिए चाहे गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर करिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कराइए, ताकि हम इस टाइप के वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम से संबंधित देते रहें। और चैनल का नाम जो है वो हमारा शो कर रहा होगा आपके पास, लर्निंग विथ अनूप। तो कृपया करके इसको शेयर करिए, ज़रूर करिए, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए करिए। ओके, धन्यवाद।